बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम शरीफ, योर फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 4 चल रहा है और उसमें हमने आज लास्ट टाइम जो है वो नॉलेज 4.6 को डिस्कस किया था। उसमें बेसिकली दो एसएलओ हैं, एक एसएलओ हमने डिस्कस कर लिया था और थोड़ा सा उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस को अंडरस्टैंड किया था और इस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने वेट को सबसे पहले अंडरस्टैंड किया। और वेट में भी दो बातों को हमने देखा था, एक रियल वेट और एक अपेरेंट वेट। रियल वेट किसे कहा था हमने? रियल वेट हमने कहा था ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स, जो कि mg फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। और उसकी जो वेरिएशन है उसको भी हमने डिस्कस किया था कि हाइट के साथ उसमें तब्दीली आती है। फिर हमने कहा जब आप वेट को मेजर करने की बात करते हो तो मेजर करने के लिए आप उसके वेट को कब फील करते हो, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग की थी। उसके लिए हमने कहा था कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को गिरने से रोकते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस चीज के ऊपर फोर्स लगाता है जो उसको गिरने से रोक रहा है। जैसे कि मेरा हाथ है तो मेरे हाथ ने अगर इस रिमोट को गिरने से रोका हुआ है तो इस रिमोट ने मेरे हाथ पे प्रेसिंग फोर्स लगाई है। और प्रेसिंग फोर्स क्यों लगाता है? क्योंकि अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। वो तो अर्थ की फोर्स है, लेकिन इसने मेरे हाथ पे भी फोर्स लगाना शुरू कर दी। वो जो प्रेसिंग फोर्स है उसी की वजह से मुझे इसका वेट फील हुआ और इसी चीज को हम मेजर करते हैं। तो आप कह सकते हो प्रेसिंग फोर्स इज अ मेजर्ड वेट, प्रैक्टिकली मेजर्ड वेट। और उसको हमने नाम दे दिया था अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट भी नीचे की तरफ ही होता है, लेकिन ये किसके बराबर होता है? वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट एक्सर्ट करता है उसके ऊपर जिसने उसको गिरने से रोका हुआ है। लेकिन ये जो प्रेसिंग फोर्स है जो ऑब्जेक्ट एक्सर्ट कर रहा होता है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा? गिरने से रोकने वाली फोर्स पे। अगर हम गिरने से रोकने वाली फोर्स को चेंज करेंगे तो ये प्रेसिंग फोर्स जो है ये भी चेंज होगी, क्योंकि प्रेसिंग फोर्स अगर एक्शन है तो हमारे गिरने से रोकने वाली फोर्स रिएक्शन है। या हम अपने गिरने से रोकने वाली फोर्स को एक्शन कह लें तो दूसरी जो प्रेसिंग फोर्स है वो हमारी रिएक्शन हो गई। तो अगर एक्शन चेंज होगा तो डेफिनेटली रिएक्शन भी चेंज होगा। तो फिर हमने यहां पे न्यूमेरिकली अपेरेंट वेट को मेजर करने की जब बात की तो हमने गिरने से रोकने वाली फोर्स को मेजर कर लिया और उसको उसकी बेस पे देखा कि अपेरेंट वेट कैसे चेंज होता है। वो हमने डिस्कशन की थी कि अपेरेंट वेट डिपेंड करता है कि हमारा जो फ्रेम है जिसके अंदर ये मेजरमेंट हो रही है वो किस तरह का है। अगर वो इनर्शियल फ्रेम है तो फिर हमारे पास जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट के बराबर था। लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो अपेरेंट वेट की वैल्यू जो है वो रियल वेट से डिफरेंट होती है। वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। उसके लिए हमने बात की थी अगर हमारा फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो तब अपेरेंट वेट की वैल्यू रियल वेट से ज्यादा होगी, और अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो तब अपेरेंट वेट की वैल्यू रियल वेट से कम होगी। लेकिन अगर हमने बात की थी कि जैसे ये सारी बातें हमने एलिवेटर के अंदर डिस्कशन की थी, एलिवेटर को एज ए हमने एक नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसिडर किया और वहां पे ये डिस्कशन हुई। अगर हमने कहा था कि एलिवेटर की स्टिंग ब्रेक हो जाए तो एलिवेटर फ्रीली फॉल करेगा, तो ऐसे केस में कोई भी गिरने से रोकने वाली फोर्स नहीं होगी और ऑब्जेक्ट भी किसी के ऊपर किसी किस्म की प्रेसिंग फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से अपेरेंट वेट की वैल्यू जीरो हो गई। तो इन शॉर्ट हमने ये डिस्कशन की थी कि जो चीज भी फ्रीली फॉल कर रही होगी वो वेटलेस स्टेट में होगी, बिकॉज देयर इज नो फोर्स विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम फॉलिंग। उसको गिरने से रोकने वाली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। और यही बात हमने सैटेलाइट के अंदर भी की कि सैटेलाइट चूंकि अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसको रिवॉल्व करने वाली कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगी तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो जी के बराबर है। और जो भी ऑब्जेक्ट जी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा उसे हम फ्री फॉल कंसिडर करते हैं। इट मीन जो हमारा सैटेलाइट है वो भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो उसको गिरने से रोके। तो जिसकी वजह से हमने बात की थी कि सैटेलाइट के अंदर ऑल द ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेस स्टेट में होंगे।
जैसे कोई खलाबाज गए हुए हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वेटलेस स्टेट की वजह से वो अपने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, वो हमारा आज का एसएलओ है कि जो एक वेटलेसनेस की प्रॉब्लम आ रही है सैटेलाइट के अंदर, उसको कैसे मिनिमाइज, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे ओवरकम किया जाए। उसके लिए एसएलओ को पढ़ते हैं, डिस्क्राइब हाउ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड टू काउंटर वेटलेसनेस। यानी वेटलेसनेस को ओवरकम करने के लिए हम सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियली ग्रेविटी कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे तो बेसिकली वहां पे वो ग्रेविटी तो नहीं है, हम उसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी कह देते हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये काम हम कैसे करेंगे। तो बेटा आप मुझे बताएं, ये कैसे पॉसिबल है कि जो खलाबाज है जो सैटेलाइट के अंदर है वो भी अपने वेट को वैसे ही फील करे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ पे फील कर रहे हैं। और हमें अपने वेट की जो फीलिंग है वो किस वजह से आ रही है, क्योंकि हम अर्थ को प्रेस कर रहे हैं, अर्थ ने हमें गिरने से रोका हुआ है। तो अगर यही काम सैटेलाइट के अंदर भी कर लें कि सैटेलाइट के अंदर गिरने से रोकने वाली फोर्स क्रिएट कर दें, और जब गिरने से रोकने वाली फोर्स आ जाएगी तो वो जो भी उसके अंदर साइंटिस्ट है वो फिर वहां पे एक प्रेसिंग फोर्स जनरेट करेगा और जिसकी वजह से उसको अपना वेट फील होगा। तो ये काम हमने यहां पे करना है। अब ये कैसे पॉसिबल है ये हम यहां पे देखते हैं। बेटा इसके लिए अगर हम एक दोबारा जो है वो एक सिमुलेशन को देखें, उस सिमुलेशन की बात करने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि आपने कभी अपने इलाकों में देखा होगा कि वो एक पर्सन आता था जिसके ऊपर एक झूला लेके, जिस पे चेयर्स लगी होती थी, जिस पे लिखा होता लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इस तरह के नाम लिखे होते थे, और उसमें बच्चे बैठते थे और उसको घुमाता था। अब इसमें ये जो रोटेशन हो रही है, जो भी उसके अंदर बैठा होता था, जब रोटेशन होती थी तो वो बाहर की तरफ उनकी जो कमर है वो पीछे टेक के साथ जुड़ जाती थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे तो वहां पे एक आउटवर्ड फोर्स आती है जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हो। क्या कहते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हो। और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ही क्या करती है कि वो हमारी कमर को क्या करती है, उस चेयर की टेक के साथ लगा देती है। और जब हमारी कमर चेयर की टेक के साथ लगेगी तो उसने हमें गिरने से रोक लिया। अगर वो हमें गिरने से रोकेगी, पीछे की तरफ जाने से रोकेगी, तो इसका मतलब हम उसको प्रेस करेंगे। और अगर यही काम हम सैटेलाइट के अंदर कर लें तो जो एस्ट्रोनॉट हैं, जो खलाबाज हैं, वो अपने वेट को फील करना शुरू कर देंगे। तो इसको जरा हम देखते हैं कि जैसे ये देखें कि हमारे पास ये जो सैटेलाइट है अगर व्हील टाइप है तो अब इसके अंदर एस्ट्रोनॉट भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे। अगर हम इसको इसी के एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा दें तो डियर स्टूडेंट जब इसको रोटेट करवाएंगे तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, बाहर की तरफ उनके ऊपर फोर्स आ रहेगी, जो कि यहां पे एरो से जाहिर की जा रही है, रेड एरो से। तो जब ये बाहर की तरफ जाएंगे, जैसे एक साइंटिस्ट है अब बाहर की तरफ जाएगा तो बाहर वाला जो इसका रिम है, आउटर रिम, उसके साथ जाके एस्ट्रोनॉट के पांव लगेंगे। और जैसे ही पांव लगेंगे तो इसका मतलब है कि वो जो आउटर फ्लोर है उसको आप सैटेलाइट का फ्लोर भी कह सकते हो। वो जो फ्लोर है वो क्या करेगा, उस एस्ट्रोनॉट को गिरने से रोक देगा। और जब वो गिरने से रोकेगा तो जाहिर सी बात है जो एस्ट्रोनॉट है, जो खलाबाज है, वो क्या करेगा, उस फ्लोर को प्रेस कर रहा है। तो वो जो प्रेसिंग फोर्स है वही उस एस्ट्रोनॉट का वहां पे वेट होगा। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो वेट वो फील करता है, हम चाहते हैं वो भी उतना ही वेट फील करे जितना हम सरफेस ऑफ अर्थ पे फील करते हैं। तो ऐसा कैसे किया जाएगा, कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ इस सैटेलाइट को इसी के एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, इसके इनसाइड जो खलाबाज हैं वो अपने वेट को उसी तरह से फील करें। तो इसके लिए हम यहां पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। जी बेटा, कैलकुलेशन के लिए ये कुछ मैंने बातें लिखी भी हैं यहां पे, आप इसको देख सकते हो। आर्टिफिशियल ग्रेविटी
इज क्रिएटेड बाय रोटेटिंग द स्पेसशिप अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये तो मैंने आपको बता दिया। और ऐसा करने से क्या होगा, वहां पे एस्ट्रोनॉट के अंदर या जितनी भी चीजें उसके अंदर हैं उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहेगी। वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मैंने यहां पे लिख दी है, ड्यू टू विच एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगेंस्ट द फ्लोर ऑफ द स्पेसशिप। जो भी आपका सैटेलाइट है उसके जो आउटर रिम होगा वो समझो उसका एक फ्लोर बन गया, तो उस फ्लोर के अगेंस्ट एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। अच्छा, अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है ये क्या करेगी, इसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट है वो क्या करेगा, स्पेसशिप को प्रेस करना शुरू कर देगा, फ्लोर को प्रेस करना शुरू कर देगा। और इस प्रेसिंग फोर्स की वजह से वो अपना वेट को फील करेगा। तो अभी हम अब इस चीज को देखते हैं कि ये प्रेसिंग फोर्स कितनी हो, उतनी होनी चाहिए जितनी हम सरफेस ऑफ अर्थ पे लगा रहे हैं, तभी वो भी वैसे ही अपने वेट को फील करेगा जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ पे फील कर रहे हैं। इसके लिए इसको कितनी फ्रिक्वेंसी दी जाए हमने उसको अंडरस्टैंड करना है बेटा। तो ये मैंने एक व्हील टाइप एक सैटेलाइट यहां पे शो किया है जिसका ये आउटर रिम है और ये इनर रिम कर लो, ये इनर रेडियस हो गया और ये आउटर रेडियस हो गया। आउटर रेडियस को मैंने यहां पे कैपिटल आर से जाहिर कर दिया और ये यहां पे इसके अंदर जो है ये पर्सन बना दिए हैं, ये कह लेंगे ये खलाबाज हैं और इनके पांव जो है वो आउटर रिम के साथ अटैच हैं। जब इसको हम इसी के एक्सिस के बोर्ड घुमाएंगे तो जाहिर सी बात ये पांव जाके आउटर रिम के साथ अटैच हो जाएंगे और इस तरह से वो फ्लोर गिरने से रोकेगा और ये पर्सन जो है उसको प्रेस करेंगे। अच्छा बेटा, अब जो ये जरा इसके अंदर भी शो कर दिया इसको, यदि इस तरह का हो अगर, तो ये जो रिम सा बना हुआ है आउटर रेडियस, इसके ऊपर ये पर्सन जो है ये पांव लगा के खड़ा है, ऐसे चीजें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये इसके ऊपर चल फिर सकते हैं क्योंकि इनको ये आउटर रिम क्या कर रहा है, गिरने से रोक रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं बेटा। जब ये जाके ये जो हमारा पर्सन है या खलाबाज है जब आउटर रिम के ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेस करेगा, तो ये तो हो गई उसकी बाहर की तरफ प्रेसिंग फोर्स। तो उसके रिजल्ट में फ्लोर चूंकि उसको गिरने से रोकेगा और फ्लोर अगर गिरने से रोकेगा तो आप ये कह सकते हो कि फ्लोर उसको सर्कल में रिवॉल्व करवा देगा। इसमें रिवॉल्व करवा देगा, सर्कल में रिवॉल्व करवा देगा। वो जो गिरने से रोकने वाली फोर्स है उसने उसको सर्कल में रिवॉल्व करवा दिया और सर्कल में रिवॉल्व करवाने वाली फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो आउटवर्ड फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई और जो गिरने से रोक रही है वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई, जो कि बिल्कुल इस पर्सन के ऊपर जो है आउटवर्ड डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इस व्हील के इस सैटेलाइट के सेंटर की तरफ होगी। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं बेटा। जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस खलाबाज पे लगेगी तो ये जब सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी आएगा और वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आप यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो v² ओवर r। r यहां पे सेंटर से इस पर्सन का डिस्टेंस है जो कि इस सैटेलाइट के आउटर रिम के रेडियस के बराबर है। ठीक हो गया बेटा। अब ये तो हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर ये एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस हो रहा है, इस खलाबाज के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे अंदर अर्थ भी प्रोड्यूस कर रही है। हमारे अंदर अर्थ कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, जी के बराबर। तो अगर हम चाहते हैं कि खलाबाज अपने वेट को वैसे ही फील करे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ पे फील कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो भी लाजमी किसके बराबर होना चाहिए, जी के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ए सी को लाजमी किसके बराबर लेना पड़ेगा, जी के बराबर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ए सी की जगह पे जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसको मैं जी लिख दूं तो मेरे पास रिलेशन बन जाएगा v² ओवर r। और यहां से मैं ये जो एस्ट्रोनॉट है इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है उसको कैलकुलेट भी कर सकता हूं, जो किसके बराबर होगी, g इंटू आर और इधर v² है। अगर मैं स्क्वायर खत्म करूंगा तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये मैंने यहां पे क्या कैलकुलेट कर दिया, इस
एस्ट्रोनॉट की सर्कल में स्पीड, कौन सी? लीनियर स्पीड, जिसे आप टेंजेंशियल स्पीड भी कहते हो। और आप जानते हो कि जो लीनियर स्पीड है वो एंगुलर स्पीड के साथ रिलेटेड भी है। किस फार्मूले से? v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। और मैं यहां से अगर ओमेगा कैलकुलेट करना चाहूं जो कि एंगुलर स्पीड है, तो वो मेरे पास बनेगी v ओवर आर। इस तरह से अगर मैं v की जो वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूं उसको अगर मैं यहां पे यूज करूं तो उसकी जगह पे लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर रूट, और नीचे हमारे पास आर आ गया। मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए मैथ का इस्तेमाल करने लगा हूं कि जी आर तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये जो आर स्क्वायर आर है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं आर स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी कर दिया, तो ऐसा करने से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास तो ये आर ही बच जाएगा ना। इट मींस आर को ऐसे लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अगर ऐसे लिखता हूं तो दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ रही है, तो दोनों को अगर मैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखूं, ऊपर हमारे पास जी आर है और नीचे हमारे पास आर स्क्वायर आ गया। इस तरह से ये जो एक आर है ये कैंसिल होगा और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? जी ओवर आर। ये मैंने एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कर ली, यानी ये कह लें कि इस सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड, रोटेशनल स्पीड कैलकुलेट कर ली है, लेकिन मुझे तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और आप जानते हो कि जो हमारे पास ओमेगा होता है ये 2 पाई एफ के बराबर होता है, बल्कि मैं यहां से ड्राइव भी कर देता हूं। हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अगर मैं एक पूरी रोटेशन के लिए बात करूं, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, एक मुकम्मल रोटेशन की बात करूं, तो बताएं उस पूरी रोटेशन में जो एंगल स्वीप होगा, पूरी रोटेशन का मतलब ये पर्सन जहां से चला वहीं पे वापस आ जाए, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर ले, तो उसमें जो एंगल स्वीप होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा, 2 पाई रेडियन। और जो टाइम लगेगा वो एक रोटेशन का टाइम है, जिसे आप टाइम पीरियड कहते हो। क्या कहते हो? टाइम पीरियड। इस तरह से अगर मैं यहां पे इन वैल्यूज को यूज करूंगा तो ओमेगा मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा की जगह पे 2 पाई लिख सकते हो और डेल्टा टी की जगह पे टाइम पीरियड को लिखा जा सकता है। और आप जानते हो कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, जो यहां पे 1/t लिखा जा सकता है, ये एफ के बराबर होता है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी लिख दूं तो ओमेगा मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई तो मैंने अलहदा कर दिया और 1/t को मैं लिख रहा हूं एफ। इस तरह से मैंने एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बिटवीन एक रिलेशन बना दिया। इस रिलेशन से मैं फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकता हूं। फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। ऐसी बेटा, अब जो ओमेगा की वैल्यू हमने इधर कैलकुलेट की है, ओमेगा की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, इस वैल्यू को हम यहां पे यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहां पे यूज करूंगा तो 1/2 पाई मैंने ये सेपरेट कर दिया और ओमेगा की वैल्यू इधर मैं लिख रहा हूं जी ओवर आर। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ अगर हम सैटेलाइट को उसी के एक्सिस के अबाउट, उसी के एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा दें, तो इसके अंदर जो साइंटिस्ट है वो अपने वेट को उसी तरह से फील करेंगे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट को फील कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बेसिकली हमने कोई ग्रेविटी क्रिएट नहीं की, हमने गिरने से रोकने वाली फोर्स क्रिएट कर दी। और जब गिरने से रोकने वाली फोर्स क्रिएट करेंगे तो फिर वहां पे प्रेसिंग फोर्स भी आ जाएगी, और प्रेसिंग फोर्स बेसिकली अपेरेंट वेट। तो ये हमने देखा कि अपेरेंट वेट को कैसे बिल्डअप किया जा सकता है किसी सैटेलाइट के अंदर, किसी स्पेसशिप के अंदर। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।